हम बात करें पेरोक्सिसोम्स की। पेरोक्सिसोम क्या है? पेरोक्सिसोम इज द स्मॉल वेसिकल, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल है, जिसके अंदर हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स है और ये पाया जाता है हमारे पास सेल के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास सेल की पिक्चर है। इसमें आप देखो, ये न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा है और ये यहाँ पर हमारे पास पेरोक्सिसोम्स पड़ा हुआ है। जैसे कि हमारे पास ये पेरोक्सिसोम्स है, ठीक है, ये पेरोक्सिसोम जो है हमारे पास वर्ड कहाँ से आ रहा है? पेरोक्सी यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O3, और सोम्स, सोम्स जो है ये वर्ड सोमा से निकल रहा है, जिसका मतलब बॉडी होता है। ठीक है, अब ये होते क्या है? ये स्मॉल होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती है। जिस तरह से हमने माइटोकॉन्ड्रिया का पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होती है, इसी तरीके से पेरोक्सिसोम्स जो है इसकी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ये ऑर्गेनेली होती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ यूकेरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते। ठीक है, इसके अलावा इसके अलावा इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाए तो ये तकरीबन लाइसोसोम जैसा लगता है। छोटी छोटी हमारे पास बॉडीज होती हैं जो कि 100 से 500 नैनोमीटर होता है डायमीटर में। ठीक है, इसकी जो बाहर की लेयर है ये लिपिड बाइलेयर होती है। जिस तरह से हमारे पास लिपिड बाइलेयर हमारे पास सेल की जो वॉल है उस पर भी हमारे पास जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें भी लिपिड बाइलेयर होती है। ठीक है, तो बाहर ये इसका लिपिड बाइलेयर है। इसके अलावा इधर हमारे पास प्रोटीन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ये चैनल्स मौजूद है, जिस तरह से अगेन हमारी सेल मेम्ब्रेन में होती है। बीच में हमारे पास एंजाइम्स और बीच में इसका क्रिस्टलाइन कोर है। बस ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है, बहुत ही बेसिक सा स्ट्रक्चर है। बाहर लिपिड बाइलेयर है, उसके बाद हमारे पास जो चैनल प्रोटीन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स है, इसके अलावा जो है बीच में हमारे पास जो है वो क्रिस्टलाइन कोर है और साथ एंजाइम्स है। तो बेसिकली ये हमारे पास पेरोक्सिसोम का एक बहुत ही बेसिक सा स्ट्रक्चर मौजूद होता है। ठीक है, पेरोक्सिसोम का जो मेन फंक्शन है वो डिटॉक्सिफिकेशन है। ठीक है, अब डिटॉक्सिफिकेशन कह रही हूँ, इट मीन्स कि ये हमारे पास लिवर और किडनी में सबसे ज्यादा पेरोक्सिसोम जो है वो पाए जाते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि पेरोक्सिसोम को हम सेकंड जिसको नेम देते हैं वो माइक्रोबॉडीज का देते हैं। पेरोक्सिसोम को हम जो सेकंड नेम है वो हम ये भी कहते हैं कि ये माइक्रोबॉडीज है। पेरोक्सिसोम के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम पाया जाता है जिसको हम कहते हैं कैटालेस। जो कैटालेस है ये बेसिकली H2O2 को ब्रेक डाउन करता है हमारे पास वाटर और ऑक्सीजन पर। ठीक है, पेरोक्सिसोम के मेन फंक्शन में है ही ये कि ये जो है हमारे पास ऑक्सीडेटिव प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा लिपिड मेटाबॉलिज्म में भी पार्टिसिपेट करता है। इसके अलावा पेरोक्सिसोम जो है वो सेल को प्रोटेक्ट करता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज से। ना सिर्फ ये बल्कि ये ब्रेक डाउन करता है लॉन्ग फैटी एसिड चेन्स को। पेरोक्सिसोम्स को अगेन समअप करते हैं कि ये स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है डिटॉक्सिफाइंग ऑफ हार्मोनल सब्सटेंसेस। इसके अलावा ये होती कहाँ है, इसकी लोकेशन क्या है? ये हमारे साइटोप्लाज्म में होती है, यूकेरियोटिक सेल्स के। इसके अलावा ये यस प्लांट्स और एनिमल दोनों में होती हैं। और इसके अलावा इसका स्ट्रक्चर देखिए तो बाहर हमारे पास लिपिड बाइलेयर है, बीच में हमारे पास ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, इसके अंदर एंजाइम्स और क्रिस्टलाइन कोर मौजूद होता है। फंक्शन की बात की जाए तो मेन फंक्शन इसका डिटॉक्सिफिकेशन है, जिसमें ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी कि H2O2 को वाटर और ऑक्सीजन में ब्रेक कर रहा होता है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम कॉल्ड कैटालेस। मजीद ये कि लिपिड मेटाबॉलिज्म में काम करता है, ये ऑक्सीडाइज करता है फैटी एसिड्स को, ताकि हम जो है एनर्जी जनरेट करवा सके। एंड लास्टली ये बायोसिंथेसिस में भी कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि ये कंट्रीब्यूट करता है सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल मॉलिक्यूल्स, जैसे कि हमारे पास प्लाज्मेलोजेंस होती हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हमने आज बात की अभी पेरोक्सिसोम्स के बारे में। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या होता है? साइटोस्केलेटन बेसिकली नेटवर्क होता है प्रोटीन स्ट्रक्चर्स के, जो कि हमारे पास थ्रू आउट साइटोप्लाज्म ऑफ यूकेरियोटिक सेल्स में मौजूद होता है। बेसिकली साइटोस्केलेटन जो है वो 3 टाइप्स ऑफ फाइबर से मिलकर बनता है, जिसमें आते हैं माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसके अलावा साइटोस्केलेटन का सबसे मेन फंक्शन है सपोर्ट करना, सेल की शेप को बरकरार रखना। इसके अलावा जो है इसके अंदर जो सब्सटेंसेस हैं उनको उनकी मोबिलिटी में जो है हेल्प आउट करना। साइटोस्केलेटन के अंदर जो माइक्रोफिलामेंट्स है ये थिन फाइबर्स हैं जो कि प्रोटीन, एक्टिन और मायोसिन से मिलकर बने होते हैं। मसल कंट्रैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं और स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो है वो सेल को प्रोवाइड करते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि लोकोमोशन जो है सेल की इसको भी प्रोवाइड करते हैं, और इसके अलावा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं माइक्रोफिलामेंट। अब यहाँ पर माइक्रोफिलामेंट्स का आप स्ट्रक्चर देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये माइक्रोफिलामेंट्स पूरे स्ट्रक्चर में आप देखिए, यहाँ पर माइक्रोफिलामेंट है, ये माइक्रोट्यूब्यूल पड़ा हुआ है, इंटरमीडिएट फिलामेंट ये पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसके आप यहाँ पर 8 नैनोमीटर इसका साइज माइक्रोफिलामेंट का इस तरह से देख लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड है हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट। कहाँ पड़ा हुआ है? ये देखिए इस तरह से यहाँ पर पूरा आप देख लीजिए सेल के स्ट्रक्चर में ये चीज इंक्लूड होती है। ये चीज याद रखिए कि जो साइटोस्केलेटन है ये ऑर्गेनेली नहीं है। ठीक है, जिस तरह से राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सब ऑर्गेनेली है, ये ऑर्गेनेली नहीं है, बल्कि ये जो है हमारे पास प्रोटीन स्ट्रक्चर है जो सेल को सपोर्ट और उसकी शेप को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये जो है ये माइक्रोफिलामेंट से थोड़े थिक होते हैं और इसके अलावा
इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये फॉर्म करता है न्यूक्लियर लेमिना का। न्यूक्लियर लेमिना जो है क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि न्यूक्लियस की वो शेप को होल्ड कर सके और न्यूक्लियस को क्लैश ना कर सके। सो न्यूक्लियर लेमिना में जो इंपॉर्टेंट हमारे पास फिलामेंट आ रहे हैं वो है इंटरमीडिएट फिलामेंट, जो तकरीबन 10 नैनोमीटर इन साइज होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 10 नैनोमीटर इन साइज होता है। माइक्रो फिलामेंट बहुत ही थिन होती है, 8 नैनोमीटर। उसके बाद आता है इंटरमीडिएट फिलामेंट, नाम से पता चल रहा है कि ये माइक्रो ट्यूब्यूल और माइक्रो फिलामेंट के बीच में इसकी थिकनेस होगी जो कि 10 नैनोमीटर होता है। उसके बाद थर्ड हमारे पास आता है माइक्रो ट्यूब्यूल, जो कि तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 25 नैनोमीटर होता है। यहाँ पर ही आप देख लो कि माइक्रोफिलामेंट्स कितने हमारे पास थिन, यहाँ पर फिलामेंट से पता चल रहा है कि बहुत थिन स्ट्रक्चर है। उसके बाद हमारे पास आता है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, जो कि यहाँ पर ये शो हो रही है। और ये देखिए माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो यहाँ पर ब्लू शो कर रहा है, और यहाँ पर पता चल रहा है कि ये जो है वो थिक है एज कम्पेयर टू द माइक्रोफिलामेंट एंड इवन इंटरमीडिएट फिलामेंट के। सो हम बात करें माइक्रोट्यूब्यूल्स का, जो कि थिकर स्ट्रक्चर होते हैं एज कम्पेयर टू द इंटरमीडिएट एंड माइक्रोफिलामेंट्स। अब जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है इसके बारे में आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जो सेंट्रियोल फॉर्म हो रहा है इवन सीलिया और फ्लैजेला, और इसके अलावा स्पिंडल फाइबर जो फॉर्म हो रहे हैं ऑल बिकॉज ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये नॉन कंट्रैक्टाइल इन नेचर होते हैं, थिकेस्ट होते हैं तमाम फाइबर से। और ये जो है अनब्रांच हॉलो ट्यूब्स होती है, जो कि किससे बनती है, ये ट्यूब्यूलिन से बनती है। यस, ट्यूब्यूलिन इंपॉर्टेंट। तो माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो किस प्रोटीन से बनती है, यस वो ट्यूब्यूलिन से बनती है। और ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइज के लिए इंपॉर्टेंट है। सो ये था हमारा साइटोस्केलेटन, जो कि नेटवर्क होते हैं फाइबर्स के, जो कि हमारे पास थ्रू साइटोप्लाज्म में होते हैं। तीन तरह के होते हैं, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये करते हैं क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा एक्सेल करते हैं ऑर्गेनाइज को, और इसके अलावा सेल की शेप को मेंटेन करते हैं। माइक्रोफिलामेंट 8 नैनोमीटर का होता है, माइक्रोट्यूब्यूल 25 नैनोमीटर, और इंटरमीडिएट फिलामेंट अप्रोक्सीमेटली 10 नैनोमीटर का होता है। यहाँ पर पिक्चर्स भी अटैच, आप इसको देख सकते हैं। और नेक्स्ट वी आर गोइंग टुवर्ड्स दी नेक्स्ट टॉपिक, जो है हमारे पास सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के बारे में हमें एक चीज पता है कि जो सेल डिवीजन में जिस चीज ने पार्टिसिपेट करना है वो है हमारे पास सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है हमारे पास नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, यानी कि इसमें एनिमल भी आ गया। तो इसके अलावा फंजाई, एल्गी, सब कुछ जो है इसमें इंक्लूड होता है। लेकिन हाँ, ये हायर प्लांट्स में नहीं होते, सेंट्रोसोम नहीं होते। सेंट्रोसोम में दो सिलिंड्रिकल हमारे पास स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, जिनको हम सेंट्रियोल्स कहते हैं। ये देखिए आप, ये हमारे पास सेंट्रियोल्स पड़े हुए हैं, ये परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर्स यहाँ पर पड़े हुए हैं। और एज़ मैंने पहले बताया कि सेंट्रोसोम जो है उसमें हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो बेसिक फंक्शन जो है वो सेंट्रोसोम का क्या है, सेल डिवीजन है। बेसल बॉडी जो है सीलिया और फ्लैजेला का। इसके अलावा स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन जो होती है सेल डिवीजन में, उसके लिए काम आते हैं हमारे पास सेंट्रोसोम। तो नेक्स्ट है हमारे पास सेल सरफेस एक्सटेंशन। काफ़ी सेल्स ऐसे होते हैं जिनके बाहर हमारे पास उनकी सर्फेस पे कुछ एक्सटेंशंस होते हैं, जिनको हम माइक्रोविला, फ्लैजेला या सीलिया कह रहे होते हैं। और ये देखिए आपको ये यहाँ पर शो हो रही है, तो इन्हें हम कह रहे हैं माइक्रोविला। ठीक है। माइक्रोविला, जैसे कि मैंने कहा, ये माइक्रोविला है हमारी सेल की सरफेस के ऊपर। ठीक है। अब ये माइक्रोविला का सबसे इंपॉर्टेंट एक काम है, जो कि मैंने आपको माइक्रोकॉन्ड्रिया के टाइप पे ही बताया था, सरफेस एरिया। ठीक है। अगर सेल की सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, कौन सबसे ज्यादा इंक्रीज करता है, यस माइक्रोविला जो है वो सेल की सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। और इसका सबसे एक और इम्पोर्टेंट काम ये है कि ये एब्जॉर्प्शन में काम आते हैं। माइक्रोविला जो है ये माइक्रोस्कोपिक प्रोट्रूजन्स होती है सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। माइक्रोविला जो है ये इमोटाइल होते हैं। ये क्यों होते हैं, ताकि जो है सरफेस एरिया जो है इंक्रीज कर दिया जाए फॉर एब्जॉर्प्शन। और बेसिकली ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, इन सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड किडनी ट्यूब्यूल्स में। नाउ देयर कम्स द फ्लैजेला एंड सीलिया। सीलिया जो है ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, हेयर लाइक ऑर्गेनाइज होती है, जो कि राइज करते हैं सरफेस ऑफ सेल से। एज कम्पेयर टू माइक्रोविलाई, जो सीलिया है हमारे पास वो मोटाइल होती है, हेल्प करती है इन मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस जैसे कि ट्रैकिया और फेलोपियन ट्यूब से, और लोकोमोशन इन ऑर्गेनिज्म सच एज पैरामीशियम, इस तरह से। एज सीलिया जो है हमारे पास मोटाइल होता है, तो ये रिलेटिवली शॉर्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे पास, जैसे मैंने कहा हमारी ट्रैकिया की लाइनिंग में। ताकि क्या है, कोई भी फॉरेन बॉडी आती है तो उसको म्यूकस के साथ अटैक करके बॉडी से आउट किया जा सके। बॉडी में मुख्तलिफ जगहों पर जो है सीलिया मौजूद है। अब हम फ्लैजिला की बात करते हैं, तो ये लॉन्ग स्ट्रक्चर्स होते हैं सच एज स्पर्म। ठीक है। हमारे पास डीएनए मटेरियल आगे होता है, बैक साइड पर टेल होती है, और वहाँ पर हमारे पास फ्लैजिला होते हैं, और ये क्या कर रहा होता है, स्पर्म को जो है टुवर्ड्स एग लेके जाने के लिए काम करता है, जैसे कि हमारे पास है फ्लैजिला। अब आप ये देखें, यहाँ पर ये सीलिया की एग्जांपल है। सीलिया हमारे पास रिस्पायरेटरी ट्रैक में, फैलोपियन ट्यूब में, इवन इनर ईयर में मौजूद होता है। और इससे क्या होता है, यहाँ पर आप जो है ये हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स को एग्जांपल के तौर पर मूव आउट करते हैं। इसी तरीके से अब ये बैक्टीरिया देखिए मूव कर रहा है। ये बैक्टीरिया मूव किस तरह से कर रहा है, ये कर रहा है मूव बिकॉज ऑफ फ्लैजिला मैंने बताया आपको जिस तरह से ये मूवमेंट में वर्क करता है। इसी तरह के देखो स्पर्म सेल्स है, इसके बैक साइड पे आप देखो ये फ्लैजिला, इसकी टेल्स। तो इस तरह भी जो है स्पर्म जो है वो मोबाइल बंद हो जाते हैं।
बात करने लगे न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस जो है यूकैरियोटिक सेल का जनरल फीचर होता है। इट मींस कि जो बहुत बड़ा एक डिफरेंशियल थिंग है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स की, वो होता है न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो है वो न्यूक्लियस नहीं होता, हमारे पास मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स नहीं होती, बल्कि यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक का मतलब क्या है, यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस होते हैं। तो ऐसे न्यूक्लियस, ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो प्रॉपर अपनी शेप में और बाकी ऑर्गेनेल्स जो है मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स मौजूद होती है, वो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, और बाकी जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल होता है। हम न्यूक्लियस की बात करें तो जिस तरह से पूरी बॉडी का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारे पास ब्रेन होता है, उसी तरह से हमारे सेल का जो है मेन सेंटर, जहाँ पर तमाम आरएनए डीएनए जो है हमारे पास मौजूद होता है, वो है न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, इसमें सारी इंफॉर्मेशन स्टोरेज करनी होती है। मजीद ये कि इसमें बाकी जो है ऑर्गेनेल्स को डायरेक्ट करना होता है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये जो न्यूक्लियस होता है, इसके बाहर जो है डबल मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम न्यूक्लियर एनवेलप कह रहे होते हैं। इसके अलावा ये टिपिकली ओवल शेप में होता है, और सबसे बढ़कर ये कि सेल का जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और यहाँ पर जो है क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जाहिर सी बात है, तो डीएनए भी यहाँ प्रेजेंट है। इसके अलावा मज़ीद ये कि सेल डिवाइड जो होता है बेसिकली यहाँ पर इस फेज़ में सेल डिवाइड कर रहा होता है, और जितनी भी हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन, जीन एक्सप्रेशन और रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन होती है, वो सारी जो है वो न्यूक्लियर लेवल पर हो रही होती है। इसके अलावा न्यूक्लियस के बीच में हमारे पास एक और स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, और इसके अलावा ये जो है न्यूक्लियस में भी बीच में मौजूद होता है, इर्रेगुलर शेप होती है, इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट नहीं होता। जब भी एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है, तो ये बहुत ज़्यादा डेंस और प्रोमिनेंट हो जाता है। मज़ीद ये कि करता क्या है न्यूक्लियोलस, ये आरआरएनए की सिंथेसिस करता है, और इसके अलावा जो है फॉर्मेशन या फिर असेंबली ऑफ राइबोसोम्स जो है वो भी न्यूक्लियोलस लेवल पर हो रहा होता है। सो इन शॉर्ट न्यूक्लियोलस जो है वो डेंस रीजन है न्यूक्लियस के अंदर, जो कि इन्वॉल्व करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स। बाकी मज़ीद ये बता सकती हूँ कि हाँ, येस, न्यूक्लियस जो है वो एक न्यूक्लियस के अंदर एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा 3 भी हो सकते हैं। बाकी ये कि न्यूक्लियस जो है ना, ये कोई अलग-सा पार्ट नहीं है। यूँ नहीं कह सकते कि न्यूक्लियस के अंदर एक पार्ट मौजूद है। जिस तरह से हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करते हैं, तो हम कहते हैं ना न्यूट्रॉन हमारे पास बीच का न्यूक्लियस है, उसके अंदर जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेज़ेंट है, इस तरह से स्ट्रक्चर्स नहीं, ऐसा नहीं होता। स्ट्रक्चर नहीं है, एक न्यूक्लियस जो है सेपरेट स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि यहाँ पर ही ना बेसिकली सिंथेसिस हो रही होती है। क्लस्टर ऑफ प्रोटीन जब आपस में जो है, मैं क्या कह सकते हैं कि आपस में जब वो करीब आते हैं, बंडल बनता है, तो एक तरह से प्रोटेक्शन सी आ जाती है। मज़ीद ये है कि जब सेल डिवीजन हो रही होती है, कुछ फेजेस में ये जो है वो कभी-कभार डिसअपीयर भी हो जाता है, अपीयर भी हो जाता है, ठीक है? तो इस तरह से ये रहता है। तो न्यूक्लियस के बारे में मज़ीद बता सकूँ तो ये होगा कि न्यूक्लियस जो है ना, हमारे पास ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली है, जो कि सेंटर ऑफ द सेल मौजूद होता है। और जैसे मैंने कहा कि न्यूक्लियस की जो है वो डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन होती है, जो आउटर मेम्ब्रेन है, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये हमारे पास क्या मौजूद है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके साथ कांटेक्ट में जा रही होती है। और बेसिकली यहाँ पर जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिसके ऊपर राइबोसोम्स होती है, के साथ इंटैक्ट हो रहा होता है। मज़ीद ये कि न्यूक्लियर एनवेलप के ऊपर पोर्स होते हैं, ये आपको नज़र आ रही है, इसको न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। तो इन जो न्यूक्लियर पोर्स है, इसके ज़रिए जो है आरएनए और प्रोटीन जो है वो डायरेक्शन में मूव करती है, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज़्म से वो साइटोप्लाज़्म, और साइटोप्लाज़्म से न्यूक्लियोप्लाज़्म की तरफ मूव करती हैं। मज़ीद ये कि जो न्यूक्लियस होता है, इसमें हमारे पास न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स मौजूद होते हैं, जिसको हम क्रोमैटिन कह रहे होते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर मैट्रिक्स प्रेज़ेंट होता है, जिसको हम जो है वो न्यूक्लियोप्लाज़्म कह रहे होते हैं। इसके अलावा मज़ीद ये कि बीच में बस न्यूक्लियस प्रेज़ेंट होता है, जहाँ जो कि एक्टिव साइट होता है आरआरएनए सिंथेसिस के लिए। इसके अलावा सेल की आप देख सकते हैं, ये आउटर लेयर है जो हमारे पास, और ये हमारे पास माइक्रोविलाई मौजूद है, सेल मेम्ब्रेन है। इसके अंदर से देखें तो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर्स है, ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा हुआ है, गोल्गी अपैरेटस पड़ा हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ा हुआ है, और मैंने कहा था न्यूक्लियस के पास जो होता है, यहाँ पर आप करीब से अगर दिखाऊं, न्यूक्लियस के पास जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये इसके ऊपर राइबोसोम नजर आ रही है, न्यूक्लियस नजर आ रहा है, न्यूक्लियर लेयर नजर आ रही है, और बीच में जो है इसका न्यूक्लियोलस पड़ा हुआ है। और फर्दर ऑन जो है आप देखो यहाँ पर, ये हमारे पास लाइसोसोम्स मौजूद है। तो ये एक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर हमारे पास सेल का नजर आ रहा है, जिसके अंदर हमारे पास ये जो है फर्दर ऑन, ये देखिए ये सेंट्रियोल्स पड़े हुए हैं, ठीक है, ये सेंट्रियोल्स है, फिर ये हमारे पास पूरे जो है माइक्रोफिलामेंट्स मौजूद हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर। सो इस लेक्चर में हमने मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेज पढ़ ली हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो मूवमेंट्स इन सेल और सारा कुछ ये पढ़ेंगे। तो वो सारा कुछ जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।